आइए आज हम लोग जनसंख्या के चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने विश्व में जनसंख्या वितरण, उसकी वितरण की प्रवृत्ति, वितरण में असमानता, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि को देख चुके हैं। आज हम लोग विश्व की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को देखेंगे, टेंडेंसीज को देखेंगे। इसमें हम लोग जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में इसे दो भाग में बांटकर देखेंगे। ऐतिहासिक प्रवृत्ति और क्षेत्रीय प्रवृत्ति किस प्रकार की रही है। तो हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसकी एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हम लोगों ने विश्व के वितरण को देखा कि कहीं असमान है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, यानी असमान है। उस तरह से घनत्व को भी देखा कि कहीं बहुत अधिक घनत्व है, कहीं बहुत ही कम है, कहीं निर्जन क्षेत्र है। तो इस तरह से अगर विश्व के जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को, टेंडेंसीज को भी देखेंगे तो उसी तरह से दिखाई देगा कि ऐतिहासिक काल से कभी किसी काल में जनसंख्या कम बढ़ी, उसके बाद अचानक वृद्धि में तीव्रता आ गई। उसी तरह से क्षेत्रीय असमानता भी देखेंगे वृद्धि की प्रवृत्ति की कहीं अधिक वृद्धि दर तेज रही है और कहीं कम रही है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में ऐतिहासिक प्रवृत्ति को देखते हैं। ऐतिहासिक प्रवृत्ति को देखने से पहले वर्तमान जनसंख्या को थोड़ा समझ लें कि हमारे विश्व की जनसंख्या अभी कितनी है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2011 ईस्वी में 7 अरब विश्व की जनसंख्या पहुंच चुकी है। 2018 में 7.59 यानी 7 अरब 59 करोड़ हो चुकी है। और 2020 में अनुमानित जनसंख्या 7 अरब 80 करोड़ होने की संभावना है, अनुमानित है। उसी तरह से 2025 तक 8 अरब पहुंच जाने की संभावना है। तो अब ये जो जनसंख्या अभी हमें दिखाई दे रहा है, ये जनसंख्या किस काल में किस गति से बढ़ा, उसी की प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं ऐतिहासिक प्रवृत्ति। तो प्रारंभ में मनुष्य पशुपालक था, कृषक समाज था, केवल उत्पादन करता था, उपभोग करता था, बचत की कोई अवधारणा नहीं थी। इसलिए वह जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर आदि से ज़्यादा चिंतित नहीं था, उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था। हाँ, एक बात और यहाँ हम लोगों को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि जब भी पढ़ें तो यह दिमाग में रहना चाहिए कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसमें एक कारक और कार्य करता है प्रवास का, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब मनुष्य पशुपालक और कृषक था तब उस समय की स्थिति देखते हैं कि आज से 18,000 वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व के बीच, यानी जब से एक अनुमान लगाया जा रहा है कितनी विश्व की जनसंख्या रही होगी, उस समय 18,000 ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक आते आते विश्व की जनसंख्या 80 लाख थी। 80 लाख से अर्थात 12,000 ईस्वी पूर्व से ईसा तक, यानी ईस्वी की शुरुआत होती है, उस समय तक विश्व की जनसंख्या बढ़कर 25 करोड़ हो गई। अर्थात 12,000 ईस्वी में, 12,000 साल में विश्व की जनसंख्या में 25 करोड़ की वृद्धि हुई। अब उसके बाद आते हैं 0 ईस्वी, यानी ईसा से 1600 ईस्वी तक, यानी इस 1600 साल में विश्व की जनसंख्या 1600 वर्षों में दुगनी होकर 25 करोड़ से 0.25 अरब से 0.5 अरब अर्थात 50 करोड़ पहुंच गया। इस तरह से 1600 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 2 गुनी हो गई। उसी तरह से 1600 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में विश्व की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई।
इस वृद्धि का कारण था कि इस समय उपनिवेश की स्थापना होना शुरू हुआ था। औपनिवेशिक युग अर्थात यूरोप के लोग दूसरे देशों में जाकर व्यापार वाणिज्य करना शुरू कर दिए थे, उसकी स्थापना करने लगे थे, यानी उपनिवेशवाद की स्थापना शुरू हो गई थी। उसी तरह से भौगोलिक खोज हो रहा था, नए नए क्षेत्रों की खोज हो रही थी, जिसके कारण भी विश्व की जनसंख्या में इस समय वृद्धि तीव्र हो जाती है। उसी तरह से यही काल है जब औद्योगिक क्रांति, भौगोलिक खोज, उपनिवेशवाद और औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि क्रांति हो चुका था, अर्थात कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुआ था। उसी तरह से औद्योगिक क्रांति के समय नए नए आविष्कार हो रहे थे, जिसके कारण कई प्रकार के उद्योगों की स्थापना हो रही थी। तो इन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा था 1600 से 1800 ईस्वी के बीच में कि विश्व की जनसंख्या में, खासकर यूरोप की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी। उसी तरह से देखते हैं अब 1800 से 2000 जो अभी चल रहा है, 1800 ईस्वी से 2000 ईस्वी के बीच विश्व की जनसंख्या में अचानक तीव्र गति से वृद्धि होती है, खासकर 20वीं शताब्दी में, जिसे जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति भी कहते हैं। इसका कारण क्या रहा है? तो इसका कारण है कि चिकित्सा सुविधा में विस्तार हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। चिकित्सा सुविधा में विस्तार होने से टीकाकरण, विभिन्न प्रकार के महामारियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बीमारियों के टीका खोजे गए और टीकाकरण के कारण मृत्यु दर नियंत्रित हुआ। और हमें पता है कि जब मृत्यु दर गिरेगा, जन्म दर नियंत्रित नहीं रहेगा, तो दोनों में अंतर ज्यादा हो जाएगा और जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी। तो इस तरह से देखते हैं कि मृत्यु दर में नियंत्रण स्थापित होने के कारण जनसंख्या में इस समय तीव्र वृद्धि हुई। उसी तरह से सूचना क्रांति, कई प्रकार के आविष्कार, खोज, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में जिसके कारण वृद्धि होना, ये सब कारण रहा जब 1600 से 1800 ईस्वी के बीच विश्व की जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है, खासकर विकासशील देशों की जनसंख्या में, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति में कि शुरू में, प्रारंभ में, जब मनुष्य प्रकृति पर ज्यादा निर्भर था, पशुपालक था, कृषक था, उस समय जनसंख्या वृद्धि दर कम थी। और जैसे जैसे विकास होते गया, प्रकृति में मनुष्य का हस्तक्षेप होते गया, नए नए खोज होते गए, आविष्कार होते गया, औद्योगिक उत्पादन बढ़ते गया, कंप्यूटर, सूचना क्रांति का युग आते गया, वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि तीव्र होती चली गई है धीरे धीरे, और वह विस्फोटक अवस्था भी ग्रहण कर चुका है। ऐतिहासिक प्रवृत्ति को अगर हम इस आंकड़ा से देखें, डाटा से देखें, तब भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या 1830 ईस्वी में 1 अरब है और 1930 ईस्वी में 2 अरब हो जाता है, यानी कि 1 अरब से 2 अरब होने में 100 वर्ष का समय लगा है। 1830 से 1930 के बीच, अर्थात ये वो समय है जब जनसंख्या में वृद्धि तेज हो गई थी। 1800 से 2000 वाला फेज जो पहले देखे, जनसंख्या में वृद्धि तेज हो चुकी थी, वह समय है। और 100 साल में 1 अरब से 2 अरब हो गया। उस तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो 1930 से 1960 का समय, मात्र 30 वर्ष की अवधि में जनसंख्या 2 अरब से 3 अरब हो गया है। तो मात्र 30 वर्ष, पहले 100 वर्ष लगा 1 अरब से 2 अरब होने में, और अगला 1 अरब बढ़ने में 30 वर्ष। उसी तरह से अब 3 अरब से 4 अरब होने में मात्र 15 वर्ष का समय लगा है। 1960 से 1975 के बीच विश्व की जनसंख्या में 1 अरब की वृद्धि हो जाती है। 1975 से 1987 अगला 1 अरब बढ़ने में मात्र 12 वर्ष का समय लगता है। यानी यही काल है जिस समय विश्व की जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है, और यही काल है जनसंख्या विस्फोट की अवस्था का, जब 12 वर्ष में मात्र 1 अरब जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। उसी तरह से फिर अगला 5 से 6 अरब होने में भी 12 वर्ष का समय लग रहा है, और 6 से 7 अरब होने में भी 12 वर्ष का समय लग रहा है। 5 अरब 1987 में, 6 अरब 1999 में, 7 अरब 2011 में, और अगला जो अनुमानित है
वो 2025 में 8 अरब तक हो सकता है, जो थोड़ा सा कम लगभग 13 वर्ष की अवधि को दर्शा रहा है। अर्थात विश्व की जनसंख्या बाद के समय में बहुत तीव्र गति से बढ़ी है, जबकि ऐतिहासिक काल में जाते हैं तब धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो अगर ऐतिहासिक प्रवृत्ति को देखते हैं तो यह देखते हैं कि पिछले 500 वर्ष में, पिछले आज से 500 वर्ष पहले जाते हैं तो 500 वर्ष में 10 गुना जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। 20वीं सदी में यानी पिछले 100 साल में 4 गुना वृद्धि हुई है, यानी 5 सदी में 10 गुना, और 100 साल 1 सदी में 4 गुना, और वर्तमान में प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ के दर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर विश्व की जनसंख्या प्रारंभ से चलते हैं तो 10 लाख वर्ष में 1 करोड़ पहुंचा था, यानी 10 लाख वर्ष में 1 करोड़ पहुंचा था। वो 5 से 6 और 6 से 7 अरब होने में, 6 से 7 अरब होने में यह 12-12 वर्ष का अंतराल लगा है। उसी तरह से विश्व की जनसंख्या 2 गुना, अगर देखते हैं दुगना, तो दुगना जो हो रहा है वो पहले बहुत अधिक समय में दुगना होते गया, जैसे 2 अरब से 4 अरब, 1930 से 1975, 4 अरब से अब 8 अरब होगा। तो पहले जो दुगना होने का दर था वो समय ज़्यादा लग रहा था, और अब धीरे धीरे दुगना होने का दर घटता चला गया है, कम समय में ही दुगना होते चला गया है। तो इस तरह से हम ऐतिहासिक प्रवृत्ति को देख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब पूछा जाता है, प्रश्न आएगा कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को लिखें, तो वहाँ दोनों बात को बताना होगा कि विश्व की जनसंख्या की एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति रही है, अर्थात पहले जब कृषक और पशुपालक समाज था तब धीरे धीरे बढ़ रहा था, और जैसे ही औद्योगिक और आधुनिक समाज में बदलता गया जनसंख्या वृद्धि दर तेज होता चला गया है। उसी तरह से अब आगे आते हैं, जनसंख्या कि क्षेत्रीय वृद्धि की क्षेत्रीय प्रवृत्ति को देखते हैं। अर्थात क्षेत्रीय प्रवृत्ति का अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे ऐतिहासिक काल में जनसंख्या धीरे धीरे तीव्र गति से बढ़ती गई, उसी तरह से क्षेत्रीय प्रवृत्ति देखेंगे तब यह देखेंगे कि विश्व के सभी क्षेत्रों में समान रूप से जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है। कहीं वृद्धि अधिक हुई है, कहीं कम हुई है, कहीं अधिक हो करके फिर कम हो गई है, और इसका कारण कई रहा है। कहीं प्राकृतिक कारण रहा, कहीं आधुनिक कारण रहा, यानी तकनीकी का विकास, औद्योगिकरण, कहीं जन्म दर अधिक है, कहीं मृत्यु दर अधिक है। तो कई कारणों से क्षेत्रीय प्रवृत्ति में भी व्यापक असमानता पाई जाती है। जैसे हम देख रहे हैं कि विकसित देश में, जो विकसित देश हैं, यूरोप के देश, उत्तरी अमेरिका के देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इन देशों में, विकसित देशों में जनसंख्या को दुगना होने में अधिक समय लग रहा है, अधिक समय में दुगना हुआ है। जबकि विकासशील देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इन देशों में जनसंख्या को दुगना होने में कम समय लगा है, यानी कम समय में इन देशों में जनसंख्या दुगनी हुई है। और ये जो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था की बात जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, यह भी मुख्य रूप से विकासशील देश जैसे भारत जैसे देशों से ही जुड़ा हुआ है। कम समय में जब दुगना हुआ, अर्थात जनसंख्या विस्फोट की अवस्था आ गया, और जनसंख्या विस्फोट की अवस्था का आने से कई प्रकार की समस्याएं भी जनसंख्या के कारण इन देशों में उत्पन्न हुई है। अब यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि विकसित देश में कम अधिक समय में दुगना हो रहा है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर कम है, अधिक समय लग रहा है दुगना होने में, और विकासशील देश में कम समय में दुगना हो रहा है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो रही है। यानी विकसित देशों में आर्थिक विकास अधिक हुआ है, सामाजिक विकास अधिक हुआ है, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी है, चिकित्सा सुविधा अच्छी है। तो इन कारणों से वहाँ वृद्धि दर नियंत्रित हुआ है, जबकि विकासशील देशों में परिस्थितियाँ इस तरह की नहीं है। शिक्षा,
गरीबी, निरक्षरता आदि के कारण जनसंख्या कम समय में दुगना हुआ। अर्थात विकास जहाँ हुआ है वहाँ वृद्धि दर कम रहा है, जहाँ विकास कम हुआ है वहाँ वृद्धि दर अधिक रहा है, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास, आर्थिक सामाजिक विकास के बीच ऋणात्मक सहसंबंध होता है। अर्थात जहाँ विकास ज़्यादा होता है वहाँ जनसंख्या वृद्धि कम होती है, और जहाँ विकास कम हुआ है वहाँ जनसंख्या वृद्धि अधिक है। तो इस तरह देखते हैं कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति और क्षेत्रीय प्रवृत्ति दोनों में असमानताएं पाई जा रही है। विश्व में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में जैसा कि देखें, बढ़ने का दर स्थिर हुआ है या वृद्धि दर में कमी आई है। लेकिन वास्तविक जनसंख्या इतनी अधिक है कि अगर वृद्धि दर में कमी भी आ रही है तो उसके बाद भी आकार जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। यानी वृद्धि दर में कमी आई, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जनसंख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जा रहा है। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ दो डेटा बना हुआ है। एक विश्व जनसंख्या को दूना होने में कितनी अवधि लगी, और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में, किस कॉन्टिनेंट में किस तरह से है। तो अगर हम ये अवधि को देखते हैं कि कितने दिनों में दुगना हुआ, तो इससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रवृत्ति कैसी रही है। जैसे हम देखते हैं कि 10,000 ईस्वी पूर्व में विश्व की जनसंख्या लगभग 50 लाख थी। 10,000 ईस्वी पूर्व से लेके 1650 ईस्वी तक 50 लाख से 50 करोड़ हुई। तो ये इस अवधि में कई दुगना होने के दर को 25 से 50 आदि को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए हम लोग सेकंड कॉलम से देखेंगे। 1650 ईस्वी में 50 करोड़ जनसंख्या है, और ये 1500 वर्ष लगा है 50 करोड़ पहुंचने में। 50 लाख से 50 करोड़ पहुंचने में 1500 वर्ष लगा है। लेकिन उसके बाद देखते हैं 1650 ईस्वी में 50 करोड़, तो 1804 ईस्वी में 100 करोड़ होता है। दुगना होने में समय लगता है 154 वर्ष। यानी 50 लाख से 50 करोड़ पहुंचने में 1500 वर्ष, लेकिन 50 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचने में 154 वर्ष लगा। यानी कम अवधि में दुगना हो गया, 50 करोड़ से 1 अरब 100 करोड़। और उसके बाद देखिए 1804 में 100 करोड़ होता है, 1927 में 200 करोड़, यानी 100 करोड़ से 200 करोड़ होने में 154 के जगह पर 123 वर्ष लगा। यानी कम अवधि में दुगना हो गया। उसी तरह से देख रहे हैं 1974 ईस्वी 1974 ईस्वी से में 4 करोड़ हो जाता है। यानी 1927 से 1974 के बीच 2 करोड़ की वृद्धि हो जाती है, 2 करोड़ से 4 करोड़, और यह वृद्धि मात्र होती है 47 वर्ष में, 47 वर्ष में। तो 200 करोड़ से 400 करोड़ होने में 47 वर्ष मात्र लगता है। तो ये वृद्धि दर सबसे तीव्र दिखाई दे रहा है। और उसके बाद 400 करोड़ से 700 करोड़ तो हो चुका है, 800 करोड़ पहुंचने वाला है जो अनुमानित है 2025 में। तो ये लगभग 51 वर्ष में, 51 वर्ष में अब 400 करोड़ से 800 करोड़ हो जाएगा। तो कुछ दर कमा है, लेकिन 51 वर्ष 51 वर्ष लगेगा 47 वर्ष की तुलना में। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि यह वृद्धि जो हो रही है, दुगनी हो रही है, तो वृद्धि दर में कमी होने के बावजूद भी कम समय में दुगना हो रहा है। इसका कारण है कि अगर 1 करोड़ जनसंख्या है तो 1 करोड़ से 2 करोड़ हुआ, और जब 2 करोड़ हो गया तो वो 2 करोड़ के आधार पर वृद्धि दर आगे बढ़ेगा। तो वृद्धि दर कम रहने पर भी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगा,
और 2 से 4 हुआ तो 2 की तुलना में 4 करोड़ का वृद्धि आगे होगा। तो 4 करोड़ में वृद्धि होगा तो वृद्धि दर कम होने पर भी वास्तविक जनसंख्या दुगना हो जाएगा। तो जनसंख्या का आकार बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण वृद्धि दर कम होने के बावजूद भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अब दूसरे आंकड़ा को देखते हैं, डेटा को देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर महाद्वीपों के हिसाब से। तो इसमें देख रहे हैं कि एक महाद्वीप का नाम लिखा हुआ है, दूसरे में 1990 और 1995 एक समय अंतराल लिया गया है और तीसरे में 2010 से 2015 के बीच। हम लोग आंकड़ों का तुलना जब करते हैं तब उससे स्पष्ट होता है कि वृद्धि कैसे हुआ, प्रवृत्ति क्या रहा, इसलिए आंकड़ों का अध्ययन यहाँ जरूरी हो जाता है और एग्जाम में भी लिखना होगा। डाटा देकर उसकी डाटा की एनालिसिस करना होगा, व्याख्या करना होगा और बताना होगा कि कब कैसे बढ़ा, किधर बढ़ा और क्यों बढ़ा। तो यहाँ देख रहे हैं अफ्रीका में 1990 से 95 के बीच वृद्धि दर 1.6 रहा है, जो 2010 से 15 के बीच घटकर 1.2 हो गया, यानी यहाँ गिरावट हुई है। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई है। उसके कई कारण भी हैं वृद्धि दर में गिरावट के, हम लोग आगे देखते हैं। यूरोप में 2.4% था 90-95 में, वो बढ़ा है 2.6 हुआ है, इसका भी अलग कारण है। अफ्रीका में घटने का अलग कारण है, गरीबी, बेरोजगारी, महामारी और कई तरह की बीमारियां भी वहाँ पाई जाती है। यूरोप विकसित महाद्वीप है, वहाँ के देश विकसित हैं, फिर भी यहाँ बढ़ गया है, 2.4 से 2.6 हुआ है। तो ये सब जगह अलग अलग कारण कार्य करते हैं। उत्तरी अमेरिका में 0.2 है था और अब हो गया है 0.1, यानी यहाँ भी गिरावट हुई है, निगेटिव है, माइनस में है। दक्षिण अमेरिका में 1.7 से घटकर 1.1 हुआ है, यहाँ भी कमा है। एशिया में 1.6 से घटकर 1.0 हो गया है, यहाँ भी घटा है। जहाँ माइनस का चिन्ह दिया है यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर घटा है और जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ बढ़ा है। उस तरह से ओशिनिया महाद्वीप, आपको पता होगा ओशिनिया महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया जिसका सबसे प्रमुख देश है, न्यूजीलैंड है। तो ओशिनिया महाद्वीप में अस्थिर रहा है, 1.5 था और 1.5 ही लगभग है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस डेटा में कि अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। केवल एकमात्र यूरोप है जहां जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ा है वहां, और ओशिनिया में बराबर रहा है। तो इस तरह से हम विश्व की जनसंख्या की प्रवृत्ति, वृद्धि दर है, कहाँ बढ़ रहा है, किस अनुपात में बढ़ रहा है, बढ़ने का क्या कारण है, ऐतिहासिक प्रवृत्ति, किस काल में कितना बढ़ा, क्यों बढ़ा, तो इसको हम लोग देखें। अब हम लोग इस चैप्टर 12th के सेकेंड चैप्टर विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि का एक वीडियो और देखेंगे। वो लास्ट पार्ट होगा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उसी में कुछ और सिद्धांत देख लेंगे। माल्थस का सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ये सब चीज़ों को वहाँ देखेंगे। और लास्ट में जितने भी क्लासेज का हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सभी क्लासेज का लास्ट वीडियो जो होगा वो एक आकलन और मूल्यांकन का होगा कि हमने पढ़ा तो क्या सीखा और जो सीखने का उद्देश्य निर्धारित है वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके आकलन और मूल्यांकन के लिए प्रत्येक क्लास के प्रत्येक चैप्टर वाइज सबसे लास्ट वीडियो हम लोग वही देखेंगे, आकलन और मूल्यांकन के से संबंधित।